नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 71वीं बीपीएससी पीटी का फुल डे टेस्ट 14 करवाने जा रहा हूं। तो आइए एडिटोरिया का ये हम लोग सेट 14 नंबर का देखेंगे। अब 14 इसके बाद एक 15 सेट हो जाएगा, तो हम लोग बहुत ही जल्द खत्म कर चुके होंगे और फिर आप लोग अब 15 सेट का रिवाइजन कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में होगा तो कैसा होगा। तो पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा टेक्निक से बता देता हूँ ताकि आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण कह रहा है और अवतल दर्पण का मतलब ये होता है कि इधर का चेहरा होता है, मतलब शेड किया रहता है। ये क्या हो गया, पोल हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ये फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र, और इधर कहीं भी दूर कहीं इन्फिनिटिव होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा पहला कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो एक तो एट इन्फिनिटिव पे कहीं भी रखा जाए, दूसरा रखा जा सकता है कि इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब दूसरा पोजीशन ये हो गया, और तीसरा पोजीशन हो जाएगा कि खुद वक्रता केंद्र पर रखा जाए, चौथा पोजीशन हो जाएगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवा पोजीशन हो जाएगा कि फोकस पर रखा जाए। ठीक है, फोकस पर रखा जाए, और छठा पोजीशन हो जाएगा कि पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। तो वस्तु की स्थिति बताना है और वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु रखा हुआ है। तो देखिए, इसमें हम ट्रिक बताते हैं जो समझ लीजिएगा। ये जो है ना, जहाँ वस्तु रखा जाता है ना एक पे, तो इसका इमेज बनेगा 5 पे। ठीक है, कहाँ बनेगा, 5 पे। तो आप 1 5 से आप कोरिलेट करिएगा। एक रखा रहेगा तो 5 पे बनेगा इमेज, दूसरा पे 4 पे बनेगा इमेज, और तीसरा पे खुद तीसरे पे ही बन जाएगा इमेज। बस ये याद रखिए, और छठा में अभी स्टार मार्क लगा के रखिए, हम बताएंगे। अब देखिए, जो वस्तु बहुत इन्फिनिटी पे रखा जाएगा ना, तो उस वस्तु का साइज इस दर्पण पे बनने के लिए बहुत बड़ा होना चाहिए, तब ये इस दर्पण पे बन सकता है उसका इमेज। खुद सोचिए ना, अब जो आसमान में सूरज छोटा होता तो क्या आप लोग अपने ऐनक में बना पाते उसका इमेज, नहीं बना पाते। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो वस्तु जितना दूर रहेगा उसको उतना बड़ा होने होगा, तभी हम लोग अवतल दर्पण में उसका इमेज बनेगा। मतलब एक बात समझ में आ गया कि इस साइड में, इन्फिनिटी के साइड में वस्तु बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम लोग पोल के साइड में इस साइड जाते रहेंगे तो वस्तु का आकार छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का आकार छोटा। तो देखिए, जो वस्तु इन्फिनिटी पर हो तो वो वस्तु का आकार ना बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ये टर्म ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वस्तु का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर 2 पे आएंगे, 2 पोजीशन पे वस्तु जहां रखा हुआ है तो उसका आकार थोड़ा सा छोटा होगा। फिर सी पे भी और छोटा होगा। इस पे आने पर वस्तु का आकार छोटा, और इस पे आने पर आकार छोटा। छठा पे हम लास्ट में बात करेंगे, हमको 5 तक में बात करना है। तो सबसे पहले ये हो गया कि जब पोजीशन 1 पे रहेगा वस्तु तो उसका इमेज बनेगा 5 नंबर पे। कहाँ बनेगा, 5 नंबर पे। जब पोजीशन 2 पे रहेगा वस्तु तो उसका इमेज 4 नंबर पे बनेगा, और जब पोजीशन सी पे रहेगा तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा। अब सुनिए, अब क्या है, यहाँ पर मैंने एक बता दिया कि जो वस्तु बहुत बड़ा उसका इमेज, जैसे 1 पे बहुत बड़ा होगा तो इमेज बनेगा 5 पे, 5 नंबर पोजीशन पे। तो ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही छोटा इमेज बनेगा। मतलब समझ गए, मतलब अनंत पे अगर कोई वस्तु है तो उसका जो इमेज बनेगा एकदम बिंदु, क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा, तो इमेज भी बनेगा बहुत बहुत छोटा, और बहुत बहुत छोटा का मतलब एक बिंदु। पहला का पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा, अब देखिए ये क्या है कि ये जो पोजीशन रखा गया है इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच, मैंने बोला कि 4 नंबर पोजीशन पे बनेगा, और 4 नंबर पोजीशन क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। तो ये देखिए, ये बड़ा था तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा, क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा, और अनंत पे बहुत बड़ा वस्तु था तो बहुत छोटा इमेज बनेगा। और 2 नंबर पोजीशन पे आने पे ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो मैंने बहुत बड़ा से बड़ा हो गया, तो अब इमेज भी बनेगा छोटा, बहुत छोटा नहीं होगा, उससे थोड़ा होगा। तीसरे पोजीशन पे है कि सी पे बनेगा, माने जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा इमेज का साइज भी उतना ही रहेगा। समझ गए, तो 3 नंबर पोजीशन पे कहूं तो सी पे बनेगा। ऐसे 4 नंबर पोजीशन पे जाइएगा तो वस्तु का आकार छोटा होगा। देखिए यहाँ छोटा हो रहा है, अब इसका इमेज कहाँ बनना है, 2 नंबर पे, माने इमेज का आकार कैसा बनेगा, बड़ा। कैसा बनेगा, इमेज बनेगा बड़ा। और छठे 5वें पोजीशन पे जाने पे अब वस्तु का आकार छोटा हो जाएगा तो इमेज बनेगा, क्योंकि पहला पोजीशन पे इमेज बनना है तो वस्तु का आकार बहुत बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ गया, तो इतना याद रखिएगा। अब
1 से लेके 5 तक में कुछ भी पूछे तो आप बताइएगा कि जो इमेज बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। माने 1 नंबर से 5 नंबर तक पोजीशन पर कहीं भी वस्तु रखा जाए तो उसका इमेज का प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ये कन्फर्म रख लीजिए बात, ठीक है। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं छठा पोजीशन पे। तो छठा पोजीशन पे समझ लीजिए कि पहले इसका प्रकृति होगा कि सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, माने काल्पनिक बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। और इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा और ये दर्पण के इस साइड कहीं पीछे बन रहा होगा। तो इतनी पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। जल के अंदर पड़ी हुई कोई वस्तु वास्तविक गहराई के ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो वो कार्य का न्यूटन मीटर है, क्योंकि कार्य का मतलब हो गया वर्ग और वर्ग का मतलब हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ये न्यूटन मीटर होता है। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। और जूल, और इसको अगर हम लोग बनाना चाहें डायमेंशन में तो ये हो जाएगा, ठीक है। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है पावर। अब पावर का मतलब होता है, ये तो आंसर हो जाएगा पहला ए कार्य, लेकिन शक्ति के बारे में भी बता देता हूँ। शक्ति का मतलब पावर, अब पावर का मतलब होता है कार्य और गुना समय। क्या होता है? कार्य गुना समय। और इसका मतलब ये हो गया कि कार्य का अभी अभी मैंने बताया कि जूल होगा और समय का मतलब सेकंड होगा, और जूल सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। और शक्ति का डायमेंशन होगा ml² T-3। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के बारे में होता है बल गुना लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, और माने फोर्स बटा लेंथ, और इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और बल का जो जानते करते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन, तो बाकी चीज हो जाएगा। चौथा नंबर, स्टीम इंजन की कार्य प्रणाली में भाप का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य से किया जाता है? तो भाप के उच्च दाब द्वारा यांत्रिक गति उत्पन्न करना। स्टीम इंजन के कार्य प्रणाली में भाप का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य से किया जाता है? तब वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तब वो है भाप के उच्च दाब यांत्रिक गति उत्पन्न करना। यदि 220 किलोवाट वोल्टेज 100 मेगावाट शक्ति प्रसारित की जाती है तो करंट लगभग क्या होगा? तो देखिए, जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पावर का फॉर्मूला वी आई, और इसमें भी का दिया हुआ है मान कितना? 220 किलो वोल्ट, कितना वोल्ट, और पावर का वैल्यू दिया हुआ है 100 मेगावाट। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ से करंट का मतलब हो जाएगा पी वाई भी, और पी कितना दिया हुआ है? 100 मेगावाट, और 100 मेगावाट को आप वाट में बदलेंगे, तो वाट में बदलने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 गुना 10⁶ मतलब 100 गुना 10⁶ करेंगे तो ये वाट में बदलेगा, समझ गए। अच्छा, और ये किलो वोल्ट में दिया हो तो इसको वोल्ट में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डिवाइड बाई 220 इंटू 10⁻³। जब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 454 एम्पियर, लगभग 454 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट और वटा, सॉरी, पावर तो ऊपर है ना, पावर ऊपर है, तो पावर का मतलब क्या हो गया? वाट, क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और वोल्ट का मतलब वोल्ट, मतलब वाट बटा वोल्ट ही एम्पियर होता है, माने करंट होता है। छठा नंबर का प्रश्न देखते हैं, कह रहा है छठा नंबर में कि आधुनिक मोबाइल फोन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए मुख्यतः कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है रेडियो तरंगों का। आधुनिक मोबाइल फोन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए मुख्यतः कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे। कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन की स्पिन ड्राई मोड में पानी अलग करने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का। किस बल का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सामान्यतः बिजली का कुचालक होता है? तो बिजली का कुचालक डिस्टिल वाटर यानी आसूत जल होता है।
कौन सा तरल सामान्यतः बिजली का कुचालक होता है? तो डिस्टिल वाटर अशुद्ध जल कुचालक होता है। बाकी खारा पानी, नींबू का रस, खून भी बिजली का सुचालक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल कांटेक्ट फोर्स का है? तो बताइए कौन सा फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स का है? तो ये घर्षण बल कांटेक्ट फोर्स का है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण बताइए, तो गुरुत्वाकर्षण नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण हो जाएगा, चुंबकीय बल नॉन कांटेक्ट फोर्स का, और विद्युत बल भी नॉन कांटेक्ट का हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किससे ब्लीडर डिजीज यानी रक्तस्राव रोग भी कहा जाता है? तब वो कहा जाता है हीमोफीलिया को। किसको कहा जाता है? हीमोफीलिया को। किसको? हीमोफीलिया को ही कहा जाता है। अगला हम लोग इसमें होता है क्या, इस बीमारी में जान लीजिए कि एक बार कहीं कट लग गया तो बस वहां से ब्लड जो निकलना चालू होगा वो निकलता जाएगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, माने रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला कर है 12 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ उसका संरचना है और दूसरी तरफ उसका कार्य है। तो बताइए क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया का स्थल। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया का स्थल। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल का कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना क्लोरोफिल। स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान करता है। स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान करता है। और जाइलन जल का परिवहन करता है। जाइलन जल का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार युग्म में नहीं है? तो डीएनए में उपस्थित कौन सा है जो क्षार युग्म में नहीं है? तो देखिए यूरासिल है जिसमें क्षार नहीं होता है। देखिए डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं। एक का नाम है एडेनिन, दूसरे का नाम है ग्वानिन, तीसरे का नाम है थाइमिन, चौथे का नाम क्या है? थाइमिन, और साइटोसिन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ए और गुआइन इसको कहते हैं, जी का मतलब गुआइन और टी का मतलब हो गया थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। ये उरासिल क्षार नहीं होता है। और एक चीज इसमें और याद रखिए, जो कि एडेनिन होता है और थाइमिन होता है। एडेनिन और थाइमिन जिसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में। और गुआइन और साइटोसिन में क्या बनता है? तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको खाली याद रखना है। उपास्थि किस प्रकार के उत्तक से बनी होती है? तो संयोजी उत्तक से। उपास्थि किससे बनी होती है? तो संयोजी उत्तक से। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है? तब वो होती है पत्तियां चौड़ी और संख्या अधिक हो। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है? तो पत्तियां चौड़ी और संख्या अधिक हो। मृदु उत्तक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो वो है जीवित कोशिकाएं पतली भित्ति। 17 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है तो किस वर्ग से रुधिर ग्रहण नहीं कर सकता? तो वो बी से नहीं कर सकता। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो बी से नहीं करेगा। देखिए एक चीज कुछ बता देते हैं, आप लोग को पता होगा कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा वो ए और ए बी को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा वो बी और ए बी को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो केवल ए बी को देगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा तब वो ए को भी दे सकता, बी को भी दे सकता, ए बी को भी दे सकता और ओ को भी दे सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा वो
ओ से ले सकता है और ए से ले सकता। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ओ से भी ले सकता, ए से भी ले सकता, बी से भी ले सकता, ए बी से भी ले सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो केवल ओ से लेगा। तो मतलब ये लेगा मतलब ग्रहण करेगा, एक्सेप्टर है। और ये देगा मतलब डोनर है। अब देखिए इसमें क्या देखिएगा देने वाला में कि ए बी ए बी ए बी चारों में है। तो कह दें कि ए बी जो होगा, ए बी होगा यूनिवर्सल डोनर है। नहीं बताइए, खुद भी सोचिए। हाँ ये देने वाला है ना, किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है। तो ए बी को दिया जा सकता है, ये माने कोई भी ब्लड ग्रुप रहे तो ए बी को दिया जा सकता है। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं बोलने में कंफ्यूजन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो यूनिवर्सल डोनर होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, यूनिवर्सल डोनर वो होता है ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो ए बी। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये तो डोनर है माने दे सकता है। आप मान के चलिए, आप आपको कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आपको ओ माइनस वाला दे सकता है, ओ मतलब ओ ये वाला ये दे सकता है। लेकिन ए बी किसी का भी ब्लड ग्रुप है ये ले सकता है। माने ए बी को हम कह दें यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को कह दें यूनिवर्सल डोनर। इसी प्रकार मतलब देखिए सब में ए बी मौजूद है, माने ये सबसे ले सकता है। ओ देखिए सब में सबको देगा, ये उल्टा लिख दिया हूं, ये देगा मतलब डोनेट करेगा, सीधा सीधी ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क को ढकने वाली सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मस्तिष्क को ढकने वाली सबसे बाहरी झिल्ली बताना है आप लोग को कि कौन सी है। तब वो है ड्यूरा मैटर। क्या है? ड्यूरा मैटर। थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में भी बता देते हैं कि मस्तिष्क का जो खोपड़ी होता है कि क्रेनियम में पाया जाता है। मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? तो खोपड़ी के क्रेनियम में पाया जाता है। मैं लिख देता हूँ क्रेनियम, क्रेनियम। तो मस्तिष्क को पूछे कि कहाँ पाया जाएगा तो बताइएगा कि खोपड़ी जो होता है ना उसका एक क्रेनियम भाग है, वहां पाया जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों ही संयोजी ऊतक द्वारा बनी तीन आच्छादन कलाओं से घिरे रहते हैं। ठीक है। अब बाहरी परत को क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। और अगर कोई पूछे कि बाहरी परत हो गया, मध्य परत बता दीजिए, तो मध्य परत को बताइएगा ये वाला एरिकनॉइड। क्या बताइएगा? एरिकनॉइड। और आंतरिक परत पूछ दे तो वो बताइएगा पिया मेटर। पिया मेटर क्या है? आंतरिक परत, आंतरिक परत। और मध्य परत एरिकनॉइड, मध्य परत एरिकनॉइड। और ड्यूरामेटर क्या है? ये तो बाहरी परत है। ठीक है। तो मैंने बाहरी ऐसे याद रख लीजिए, बाहरी और ये मध्य और फिर क्या? आंतरिक, आंतरिक। ठीक है। तो बाहरी परत में क्या कहलाएगा? तो ड्यूरा मैटर कहलाएगा, ड्यूरा मैटर। मध्य में क्या कहलाएगा? एरिकोनाइड कहलाएगा। और आंतरिक में क्या कहलाएगा? पिया मैटर माने डाफ कहलाएगा। या फिर इसको ऐसे बदल दीजिए, बाहरी का मतलब हो गया ये बाहरी हो गया, ये मध्य हो गया और ये आंतरिक हो गया। तो अगर अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप दूसरे तरीके से पैड करके याद कर लीजिए कि पैड, पैड पी का मतलब हो गया क्या? पिया मेटर। ए का मतलब हो गया एरिकनाइड और डी का मतलब हो गया ड्यूरामेटर। तो पैड में क्या हो गया? पैड याद रखिए, मस्तिष्क को ढकने वाला जो झिल्ली होता है तीन वो होता है, पैड याद रखिए। सबसे अंदर में क्या रहता है? पी, पी का मतलब पिया मेटर। ए का मतलब क्या हो गया? एरिकनाइड। डी जो कि बाहरी होगा ड्यूरामेटर। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे तो हम देखिए कितना बढ़िया हमको याद होगा। और क्या आप याद रख लीजिए, पी हो गया अंदर वाला जिसको कहेंगे पियामेटर, ए एरिकनाइड जो कि मध्य वाला होगा, डी, डी का मतलब हो गया ड्यूरामेटर जो कि बाहर वाला होगा। ठीक है।
मुझे लगता है कि अब बहुत सारा हो गया है। 19 नंबर, 19 का देखिए क्या कर रहा है कि बताइए कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कौन सही कथन बताने कह रहा है। तो देखिए अंतः ग्रंथि में यह हार्मोन का स्राव करता है, तो ये सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करता है, तो हार्मोन का स्राव करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें 20 नंबर। तो आइए देखते हैं कि एक जठर रस में होंगे, इसमें HCl का कार्य बताइए क्या है। तो पाचन एंजाइम पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना। जठर रस में उपस्थित HCl का कार्य है पाचन एंजाइम पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से संबंधित सही है। तो थर्मोसेटिंग से प्लास्टिक से संबंधित क्या है कि इसको पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। मतलब थर्मोसेटिंग में एक बार गर्म करके उसको बना दिए तो उसी रूप में रहेगा, दोबारा कुछ भी नहीं बना सकते। तो थर्मोसेटिंग के बारे में ये बात सही है। अगर कोई पूछे थर्मोसेटिंग के बारे में उदाहरण, तो दो गो याद रखिएगा थर्मोसेटिंग का उदाहरण। एक तो बैकेलाइट याद रखिएगा और दूसरा बैकेलाइट और दूसरा मेलामाइन याद रखिएगा। मेलामाइन याद रखिए, बैकेलाइट और मेलामाइन याद रखिएगा। तो नाइलॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण नहीं होगा, ये तो समझ गए। और बैकेलाइट या फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के में गर्म किया जाता है। तो कोई पूछे कि बैकेलाइट बताइए कि कैसे बनता है, तो बताइएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। 22 नंबर का प्रश्न, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वा पतन विधि द्वारा। कैसे, ऊर्ध्वा पतन विधि द्वारा। 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए तो हो गया 2 + 2 4। कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है। तो देखिए अष्टक कैसे पूर्ण कर सकता है, वो कर दे कि किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब भी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तब भी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तब भी हो जाएगा। एवोगाड्रो का नियम किस पर आधारित है, आप लोग को ये बताना है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गे-लुसाक के नियम पर आधारित है एवोगाड्रो नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गे-लुसाक के नियम एवोगाड्रो नियम पर आधारित है। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता जो ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना, यही है, कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जैसे अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय का मतलब रिवर्जेबल नहीं होगा, नए पदार्थ बनेगा। और यहाँ देखिए ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है और यहाँ कह रहा है कि नहीं होगा, तो इसलिए गलत है। ब्लूटूथ किस पर आधारित होती है, तो बताइए ब्लूटूथ जो है वो किस पर आधारित होता है, रेडियो तरंग पे। कितने, क्या चीज पे, रेडियो तरंग पे। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट किसका प्रतिनिधित्व करता है, 0 और 1 दोनों का सुपर पोजिशन, 0 और 1 दोनों का सुपर पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या कह रहा है कि हिग्स बोसॉन कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुआ, तो सर्न में। कहा हुआ हिग्स बोसॉन की खोज, तो सर्न में हुआ। INS अरिघात किस प्रकार का पोत है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, INS अरिघात। अब एक तरफ जैन सहित है, दूसरी तरफ विषय सामग्री है। तो देखिए विषय ये सब जैन साहित्य है और उस कौन से जैन साहित्य में क्या क्या वर्णन किया गया है वो पूछ रहा है। तो देखिए आपत्तिकी सूत्र, जैन में देखिए सूत्र से संबंधित होता है, मैंने सूत्र लास्ट में लिखा रहेगा। तो आपत्तिक सूत्र के बारे में पूछा जाए तो बताइए है कि इसमें अजात शत्रु के धार्मिक विचार है। जो अजात शत्रु था उसका अगर कोई धार्मिक विचार कुछ था तो वो अंकित है आपत्तिकी सूत्र में। आ मतलब आपत्तिकी, आपत्तिक, और आ का मतलब अजात शत्रु। भद्रबाहु, तो भद्रबाहु में क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त, भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की घटनाओं का विवरण है। अजात शत्रु के बारे में पूछे तो अपतकी सूत्र, भद्रबाहु चरित्र पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की घटनाओं का वर्णन, और भगवती सूत्र पूछे तो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंग। भगवती सूत्र में क्या है तो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंग, और आचरांग सूत्र पूछे तो जैन भिक्षुओं का आचार व्यवहार, जैन भिक्षुओं का आचार व्यवहार। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल से हाथी दांत पर बने मानव चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो। किस प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल से हाथी दांत पर बने मानव चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो। 33 नंबर के प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के उपनिषदों में मिलता है। तो भगवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख सर्वप्रथम 6ठी संप्रदाय के आसपास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों में मिलता है। कहाँ मिलता है? उपनिषदों में। भागवत संप्रदाय का सबसे प्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, और ये उपनिषद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सही कथन है। उसका कारण भी सही है कि उस संप्रदाय का उदय ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। उस संप्रदाय का उदय ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। तो दोनों ही कथन क्या था? सही था। अब 34 नंबर में पूछ रहा है कि बताइए कथन। तो देखिए, ईसवी पूर्व दूसरी सदी ईस्वी तक माने 200 BC से बोल रहा है कि 200 सी तक माने कॉमन इरा तक काल का सबसे प्रभावी पक्ष था व्यापार और वाणिज्य की प्रगति। इसमें कोई दोहराई नहीं, सही है। ईसवी पूर्व दूसरी सदी के समाज में वर्ण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य भी प्रगति पे हुआ और वर्ण संकट भी हुआ था। चोल काल में किसी विद्यालय की रख रखाव की भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था साल भोग। किस नाम से जाना जाता था? शाल भोग। अच्छा, ये ब्रह्मदेव क्या है? तो ब्रह्मदेव वो भूमि होता था जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी, और किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि के लिए साल भोग कहलाता था। और देवदान का मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाता था। ये मंदिर में दी गई भूमि देवदान, ब्राह्मण को दी गई भूमि ब्राह्मदेव। और विलन व गार्दू ये क्या होता था? तो ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होता था। जो ब्राह्मण नहीं थे और वो किसान थे, तो उस स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? विलन व गार्दू। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो चलिए सही कथन बताते हैं। पहला देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सराय ए अदल नामक बाजार में खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल में क्या लाया जाता था? ये सही पूछ रहा है ना, तो ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिला है और इसका सॉल्यूशन भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि जो खिलजी के शासन काल में बरीद था वो गुप्तचर का काम करता था। बरीद क्या करता था? गुप्तचर का कार्य करता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर कौन लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस भक्तिकालीन संत की रचनाओं को अभंग नाम से जाना जाता है? तुकाराम को। किनको? तुकाराम को। अभंग नाम से तुकाराम को जाना जाता है। दिल्ली स्थित किला पुनः मस्जिद का निर्माण किस मध्यकालीन शासक द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी द्वारा। कह रहा है कि दिल्ली में स्थित किला कोहना मस्जिद का निर्माण किस मध्यकालीन शासक द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी द्वारा। मिलान करने कह रहा है, एक तरफ मराठा क्षत्रप है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। तो बताइए गायकवाड़ बड़ौदा से थे। गायकवाड़ का संबंध
बड़ौदा से, और सिंधिया का तो जानते करते हैं ग्वालियर से, और भोसले तो भोसले हैं नागपुर के, और होलकर है इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। 42 नंबर हम लोग चलते हैं कि बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच। बेदरा का निर्णायक युद्ध डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। 43 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ कारण है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बाकी उसका कारण भी सही कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोगी नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो ये पॉइंट दोनों ही क्या है? सही है। 1858 में स्थापित इंडिया काउंसिल में कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या थी 15। कितना थी? 15 थी। 1858 ईस्वी में इंडियन काउंसिल में कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अस्थायी बंदोबस्त का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन सोर को। किनको? जॉन सोर को माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद बताइए कि कौन से कथन सही है। तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में भारत में कृषि विभाग का स्थापित हुआ। बिल्कुल सही है कि 1872 में ही लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में कृषि विभाग को स्थापित किया गया था। 1853 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू हुआ था। तो ये बात गलत है क्योंकि ऐसा 1853 में नहीं बल्कि 1865 में हुआ था, लॉरेंस के जब लॉरेंस हुआ करते थे वाइसराय, तो लॉरेंस के काल में 1865 में ये बात हुआ था। हम लोग देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आप विचार करिए और सही कालानुक्रम में सजाइए। तो देखिए तीसरा अगर आंग्ल बर्मा युद्ध पूछे, तीसरा बर्मा के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1885 से 88 के बीच में हुआ था। 85 और 88, और इस वक्त वायसराय होते थे डफरीन। तो डफरीन 1885 से 88 के बीच में थे तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में हुआ था। किसके समय काल में? लिटन के समय काल में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 रिपन के समय में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में कनिंगम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? कनिंगम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था। ठीक है। और एक होता है पुरातत्व विभाग, चौथा से संबंधित है। एक होता है पुरातत्व विभाग, इसको ना लॉर्ड कर्जन ने 1904 में स्थापना किया था। इसको अलग से याद कर लीजिएगा। 48 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरह भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी, ये कहा था एलिगन द्वितीय ने। किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी? लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने। अब देखिए मिलाइए, तो मिलाइएगा तो ये पाइएगा कि विश्वविद्यालय आयोग जो है थॉमस रेले। आप ऐसे याद रखिए, जो विश्वविद्यालय होता है वहाँ रेलते हुए लोग, जब छुट्टी होता है वहाँ रेलते हुए लोग आते हैं, यानी रेले। रेलवे आयोग पूछे तो बताइएगा रॉबर्टसन, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। अब पुलिस जानते करते हैं, आप फ्रेजर रोड में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पुलिस होता है पटना के फ्रेजर रोड में। और अकाल होता है मैकडोनाल्ड। आपने मैकडोनाल्ड खाना खाने वाला देखे सुने होंगे, मैकडोनाल्ड बोल के कोई होटल होता है, मतलब रेस्टोरेंट होता है या कुछ पिज्जा हट वगैरह होता है, मुझे नहीं पता। तो अब वो समझिए कि अगर अकाल के बारे में बात किया जाए तो वहां जाके खाना खा लीजिए, लोगों को खिला दीजिए, ऐसे कुछ करके बस याद करने के लिए मैं ये सब बोलता हूँ। बस बताना है कि लिबर्ट बिल विवाद क्या था। तो वो था कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई अयोग्यता को हटाने से था। 51 नंबर 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया, कितना? 26 लाख रुपया देने तथा निजामयत व्यय के लिए 53 लाख रुपये देने के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त कर ली। फिर से सुनिए, जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष
26 लाख रुपया देने तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपये देने देने के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्राप्त कर ली। 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा जांच समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सविनय अवज्ञा जांच समिति का हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां को बनाया गया। अब मिलान करने कह रहा है तो देखिए मिलान करिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और क्या कह रहा है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, 1824 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, 1780 से 84। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। ठीक है, तो इसको ना पूरा याद रख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है आपको सही मिल जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापका थी। बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली थियोसॉफिकल सोसाइटी जो स्थापना हुआ था 1875 में, उसमें मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अल्कोट थे और एनी बेसेंट इस सोसाइटी से 1889 में जुड़ी थी। एनी बेसेंट इसकी संस्थापिका नहीं थी, ये तो 1889 में जुड़ी थी। और दूसरा कह रहा है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की थी। नहीं, ये एक बार 1917 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाकी ये दोनों सही कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया और कॉमन बिल और न्यू इंडिया, कॉमन बिल माने एनी बेसेंट अंग्रेज थी तो कॉमन बिल निकाली, ये अपना बिल निकाली और न्यू इंडिया और ये नए इंडिया के बारे में बात कर ली। 55 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 55 कि भारत का वायसराय पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर फेंका गया था। तो ये सब क्वेश्चन पिछले सेट में भी हो चुका है। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित किया गया था? H.W. नेविल्सन के द्वारा। द न्यू इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित किया गया था? तो H.W. नेविल्सन के द्वारा किया गया था। अब निम्नलिखित घटनाओं को विचार करें और विचार करके सही करके इसको अरेंज करने का रहा है, सही कालानुक्रम। तो देखिए ये भी हो चुका है कि सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कब हुआ था? 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा। ब्राह्म समाज की स्थापना आपको पता है 1828 में, आत्मीय सभा 1815 में और ये ब्रिटिश विलियम चतुर्थ के दरबार में 1830 में गए थे। 31 दिसंबर 1929 के ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किनके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये पिछले प्रीवियस सेट से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये सब मतलब अथी हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिपीट हो रहा है। ये यहाँ से नया क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही बताना है। प्रथम गोल सम्मेलन ये वर्ष 1930 में आयोजित की गई थी, ये तो सही है। इसका आयोजन लंदन में किया गया, ये भी सही है। इस अधिवेशन का उद्देश्य साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना था, ये भी सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया नहीं, केवल 1921 वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग लिया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो वो लिन लिथगो थे और ये रहे थे 1936 से लेकर 1943 के बीच में और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 61 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कितने युग में सही है ये बताने का रहा है। तो इसमें से देखा जाए तो तीनों का तीनों क्या है? सही है। ऐतिहासिक व्यक्ति एक श्रीकर पंडित है, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे श्रीकर पंडित को, और ये शैव विद्वान थे। श्रीकर पंडित शैव विद्वान। शांति रचित बौद्ध विज्ञान। सिद्ध सेन दिवाकर जैन विद्वान। तो सिद्ध सेन दिवाकर, दिवाकर आए तो जैन, शांति, शांति आए तो बौद्ध, हमेशा शांति आएगा तो बौद्ध है। श्रीकर पंडित शैव विद्वान, श्रीकर पंडित शैव विद्वान। राजनीति रत्नाकार के लेखक हैं चंद्रेश्वर, चंद्रेश्वर। राजनीतिक रत्नाकार के लेखक चंद्रेश्वर। 63 नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। मैथिली कवि विद्यापति किस वंश के थे? तो ओहिनवार वंश के। किस वंश के थे? ओहिनवार वंश के। मैथिली कवि विद्यापति ओहिनवार वंश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने
बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस व्यक्ति ने लाहौर षड्यंत्र कांड की मुखबिरी की थी? फणिंदर नाथ घोष ने। फणिंदर नाथ घोष ने लाहौर लाहौर षड्यंत्र कांड की मुखबिरी फणिंदर नाथ घोष ने किया था। बिहार, अब इसको मिलान करने का रहा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन प्रथम सत्र कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन प्रथम सत्र कहाँ हुआ? पटना में। कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का 53वां सत्र रामगढ़ में हुआ। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र कहाँ हुआ? तो भागलपुर में हुआ। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम सत्र पटना, दूसरा सत्र भागलपुर, और कांग्रेस का 37वां सत्र गया में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग 68 की तरफ बढ़ जाएं। 68 में कह रहा है कि पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम 1894 में की गई थी। तो पृथक बिहार की मांग कब किया गया? 1894 में। बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब प्रचलित हुआ? असहयोग आंदोलन। बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब प्रचलित हुआ? असहयोग आंदोलन। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो शेखपुरा में सबसे कम वन क्षेत्र है। कहाँ है सबसे कम वन क्षेत्र? शेखपुरा में। और कितना है? तो 0.82 स्क्वायर किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर से भी कम है, स्क्वायर किलोमीटर से कम है। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है? तो महानंदी जो है, महानंदा जो बिहार में नहीं मिलती है। बाकी कुछ कुछ मैं याद करवा देता हूँ कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है। पूछा जाता है कि करमनाशा बिहार गंगा में कहाँ मिलेगा? तो चौसा में मिलेगा। कोई पूछे कोसी कहाँ मिलेगा? तो कुर्सेला में मिलेगा। कुर्सी कहाँ मिलेगा? तो कुर्सेला में मिलेगा। और क्यूल, क्यूल की जब बात करें तो कहाँ मिलेगा? तो लखीसराय में मिलेगा। क्यूल कहाँ मिलेगा? लखीसराय में। क्यूल मिलेगा लखीसराय में। वही महानंदा मालदा में, जो कि बिहार में नहीं है। मालदा में मिलेगा, बिहार में नहीं है। मालदा में महानंदा। घाघरा की बात करें तो घाघरा मिलेगा कहाँ? सारण में। सारण में गंगा नदी से जाके घाघरा मिल जाएगा। और पूछे गंडक, तो गंडक के बारे में तो जानबे करते हैं, सोनपुर। गंडक मिलेगा सोनपुर में। गंडक कहाँ मिलेगा? सोनपुर में। बूढ़ी गंडक की बात करें, बूढ़ी गंडक तो ये मिल जाएगा खगड़िया में। बूढ़ी गंडक खगड़ा लेके, माने बूढ़ी जो होते हैं खगड़ा लेके चलते रहते हैं खेत में, कुछ ऐसा, कोई बुरा नहीं मान लीजिएगा। सोन कहाँ मिलेगा? तो सोन ये आया हुआ है 69 के टाइम पे, ये मिलता है दानापुर में। कहाँ मिलता है? दानापुर में। और पुनपुन, फतुहा और क्यूल लखीसराय मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं 72 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? तो देखिए, दुर्गावती बिहार में ही है। दुर्गावती कहाँ है? तो बिहार में ही है। और ककोलत कहाँ है? तो वो भी बिहार में है। और तुतला भवानी वो भी बिहार में है। लेकिन लोध जो जलप्रपात है वो बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो वो आते हैं टोटल 6 जिले। पटना प्रमंडल के अंदर 6 जिले आते हैं। 74 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से कि राज्य में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 100 करोड़ की लागत से किस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से क्वेश्चन देखिए कि राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 100 करोड़ की लागत से किस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसका विचार करिएगा तो पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है। तो पहला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का है, कह रहा पहला कि बिहार का 3/4 जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो बिल्कुल 3/4 का मतलब हुआ 75% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। चौथे कृषि रोड मैप की अवधि 2023 से 2028 तक है। बिल्कुल सही। चौथे मतलब कृषि रोड मैप का कितना है? तो 2023 से 2028 तक का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में गेहूं की फसल पैदावार सबसे अधिक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये मुजफ्फरपुर के बारे में नहीं, बेगूसराय के बारे में बात कर रहा है कि गेहूं की फसल की पैदावार सबसे अधिक है। और लास्ट कह रहा है कि रोहतास में चावल की फसल की पैदावार सबसे अधिक है। तो बिल्कुल सही है कि रोहतास में फसल की पैदावार सबसे अधिक है।
यदि भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे हैं, अगर भारत में 8 बजा है, कितना बजा है, 8 बज गया है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो शिलोंग का स्थानीय समय पूछ रहा है। और शिलोंग देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग को जानते हैं कि 92 डिग्री हुआ, 92 डिग्री, और हमारे इंडिया में बनता है टाइम 82 डिग्री .5 के अनुसार, तो घटाइएगा तो पाइएगा कितना, 9.5 डिग्री का अंतर है। और इस 9.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 38 मिनट आ जाएगा। तो 8 बजे हैं तो यानी 38 मिनट। अब बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन में कौन सा गलत है, इसमें देखा जाए कोई भी गलत नहीं है कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, बिल्कुल सही कि जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराएं जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी धाराएं क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। डोबर जल डमरू किन दो सागरों को जोड़ता है। तो वो जोड़ता है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को डोबर जल डमरू जोड़ता है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। तो टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में, टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में। विक्टोरिया झील है तंजानिया युगांडा और केनिया में। मिशिगन झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो तंजानिया युगांडा और केनिया में क्या है, विक्टोरिया झील। टिटिकाका झील बोलिविया में है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 80 का प्रश्न देख लेते हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन क्या है, सही है। तो देखिए कितने कथन सही हैं। तो इसमें से तीनों के तीनों ही कथन क्या है, सही है कि प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः जलवाष्प नाइट्रोजन मीथेन आदि मौजूद थे। प्रारंभ में क्या था वायुमंडल में, तीन ही चीज था, जलवाष्प, 4 चीज था, नहीं तीन ही चीज था, जलवाष्प नाइट्रोजन और मीथेन। तारों का निर्माण जो हुआ 5 से 6 अरब वर्ष पहले, तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी जो है सौर मंडल सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल में का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। अब ये कह रहा है कि सही युग में कौन है, जो बताइए। इसमें से जो सही युग में है दोनों है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और कोर के बीच में होता है, और रेपिटी असंबद्धता बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच होता है। मैं इसको ना थोड़ा सा याद करवाने का प्रयास करता हूँ तो ठीक रहेगा। लेकिन याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, समझाने करवाने का तो करवा सकता हूँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा होगा नहीं, अभी एग्जाम का समय है। थोड़े से क्वेश्चन को रट लीजिए और थोड़ा आप लोग भी खुद मेहनत कर लीजिए, ये टॉपिक आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। 82 का नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि लवणता का सही क्रम बताना है। लवणता का सही क्रम, लवणता का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले तुर्की का वान झील सबसे ज्यादा है, और फिर इसके बाद मृत सागर, और इसके बाद ग्रेट साल। तो कोई पूछे सबसे ज्यादा लवण किसमें पाया जाएगा, तो तुर्की के बान झील में, और इसके बाद तुर्की के बाद क्या हो जाएगा, तो मृत सागर में, और इसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक में। अगला प्रश्न 83, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो सांप प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, बाकी खरगोश बकरी हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। 84 का बताइए आंसर। तो 84 का जो बताइएगा वो हो जाएगा कि पुष्प वर्षा, केरल में कॉफी के फूल खिलते हैं। जब पुष्प का वर्षा होता है, मैंने पुष्प वर्षा तब माना जाता है जब केरल में कॉफी के फूल खिलते हैं। और नॉर्वेस्टर क्या है, तो बंगाल और असम में शाम को गरज के साथ वर्षा। जब बंगाल और असम में जब शाम में गरज के साथ वर्षा होती है तो कहलाता है नॉर्वेस्टर। और केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा। नॉर्वेस्टर नॉर्वेस्टर क्या होता है, तो बंगाल और असम में शाम को गरज के साथ वर्षा, और आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में मानसून के पूर्व होने वाला वर्षा है, और इसमें आम जल्दी से पक जाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए, गैनीमेड किस ग्रह की परिक्रमा करता है, तो बृहस्पति। तो बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। अशोधित जन्म दर को प्रति जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वो व्यक्त किया जाता है 1000। किससे किया जाता है? 1000। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ है? तो मानव विकास के स्तंभ कौन है? स्थिरता है, समानता है, सशक्तिकरण, उत्पादकता। तो मानव विकास के स्तंभ है स्थिरता, समानता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य एंट्री पोर्ट बंदरगाह हैं? तब वो कौन है एंट्री पोर्ट बंदरगाह? तो एक उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि रोटरडैम और एंट्रोपोर्ट बंदरगाह क्या होता है? ये संग्रहण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से माल निर्यात के लिए लाया जाता है। और सिंगापुर एशिया के लिए हो जाएगा, रोटरडैम यूरोप के लिए हो जाएगा, कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए हो जाएगा। कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए हो जाएगा और सिंगापुर एशिया के लिए हो जाएगा और रोटरडैम ये यूरोप के लिए हो जाएगा। और एंट्री पोर्ट बंदरगाह क्या होता है? तो ये संग्रहण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से माल निर्यात के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 90 नंबर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। थोड़ा सा बात करें तमिलनाडु में, यहाँ पर एक भवानी सागर जलाशय है। कौन सा? भवानी सागर जलाशय। बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में बात करूं तो यहाँ राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर मिलेगा। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में, तो भवानी सागर तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और गांधी सागर मिलेगा मध्य प्रदेश में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तब वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा में संविधान को। और एक और याद रख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन 1949 के मई में हुआ था। अब 92 नंबर का देख लीजिए क्या कर रहा है, मिलाने कह रहा है। तो पंचायत सहकारी समितियां का जो मिलान होगा वो 9 के ख में हो जाएगा। तो सहकारी समितियां कहाँ होगा? 9 के ख में। पंचायत हो जाएगा 9 भाग 9 में। और अधिकरण जो होगा वो भाग 14 के क में। नगर पालिका भाग 9 के क में। इसको याद रखिएगा। 93 नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जिसका कारण है कि 32 में मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसी वजह से आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि संघ की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? 1991 में। कब किया गया? 1991 में। संघ की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1991 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी बीपीएसपी के तहत अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की बात कही गई है 43 के क में। कहाँ कहा गया है? 43 के क में कहा गया है। 43 के क में कहा गया है। अब 96 का प्रश्न का देखिए कि कौन सा कथन सही है। पहला कहा कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया है।
तो नहीं, विधायी प्रक्रिया नहीं है, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 7 दिन नहीं बल्कि 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, और ये राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाता है 61 के 2(8) किले में, और महाभियोग का चर्चा है अनुच्छेद 61 में। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 97 हो गया, 98। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है 25,000 और 12,500 रुपया। ठीक है, 12,500। लोकसभा चुनाव के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है 25,000 रुपया समान वर्ग के लिए, यूआर के लिए, और 12,500 रुपया SC/ST उम्मीदवारों के लिए है लोकसभा चुनाव के लिए। कोई पूछे कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कितना होगा, तो राज्य विधानसभा चुनाव के लिए यूआर के लिए 10,000 और 5,000 रुपया हो जाएगा SC/ST के लिए, और ये हो जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित में आयोग समितियों में किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है? जब सेंटर स्टेट रिलेशन से कौन संबंधित नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है, ये इंद्रजीत समिति चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग से। बाकी राजमन्नार सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, राजमन्नार सरकारी आयोग, पूंछी आयोग सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा SC और ST को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग संवैधानिक निकायों में बांटा गया? तो वो बांटा गया 89वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग संवैधानिक निकायों में बांटा गया है? 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। निम्न में से कौन से भारत के भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो वो शामिल था आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। भारत के भूमि सुधार से कौन सा क्या उद्देश्य था? भारत के भूमि सुधार का उद्देश्य वो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ता निवेश ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी। अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, तो इसमें मिलान करिए। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, CRR वृद्धि से क्या होगा? तो वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है। मुख्य क्रांति का संबंध बताइए किससे होगा? मुख्य क्रांति का संबंध, तो मुख्य क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से है, मोटे अनाज के उत्पादन से है। और बांस उत्पादन का संबंध हरित सोना क्रांति से है। किससे? हरित सोना क्रांति पूछा जाए तो बांस के उत्पादन से। और मसाला का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो बादामी क्रांति से है। किससे? बादामी क्रांति से। और केसर का उत्पादन आपसे पूछा जाए, केसर का उत्पादन वो सेफ्रॉन क्रांति से है। सेफ्रॉन क्रांति
मैंने बहुत सारा याद करवाया था आप लोग को क्रांति, थोड़ा बहुत बता दीजिए। पीली और पीली क्रांति तो जानबे करते हैं, तिलहन से है। गोल बता दीजिए, गोल। तो गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है, आलू से। कोई पूछ दे रजत रेशा बताइए, रजत रेशा। तो रजत रेशा जो होता है कपास से संबंधित है, कपास से रजत रेशा। यही कोई पूछ देता है स्वर्ण रेशा, रजत रेशा कपास से और स्वर्ण रेशा पूछ दिया जाए तो जूट से बता दीजिएगा, जूट यानी पटसन से। तो स्वर्ण रेशा जूट, जूट से, रजत रेशा कपास से, गोल क्रांति आलू से है। ठीक है, इतना। और एक होता है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुषीय इंद्रधनुष क्रांति लाया गया था। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाले मदे हैं, तब वो कौन मद नहीं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? तो विदेश से प्राप्त उपहार नहीं किया जाएगा, किसी लॉटरी में जीता गया इनाम या धनराशि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, ये तीनों ही जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ ब्रोकर्स कमीशन जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। 107 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। करण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त विशेषता किस प्रकार की सब्सिडी को दर्शाता है? तो देख लीजिए किस प्रकार की सब्सिडी को दर्शाता है। एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होता है, वो ऐसा सब्सिडी होता है जो व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती या न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है? तो व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती या न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। या इस प्रकार की सब्सिडी में सभी सरकारी छूटें जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, कृषि पुनर्संरचना आदि शामिल होते हैं। 108 नंबर का प्रश्न देखिए। एक तरफ सतत विकास लक्ष्य है, दूसरा संबंधित क्षेत्र है। तो SDG 10 ये संबंधित है असमानताओं में कमी से, SDG 10 संबंधित है असमानताओं में कमी से, और SDG 13 संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और SDG 14 ये संबंधित है जल के नीचे जीवन से, और 15 भूमि पर जीवन से संबंधित है। ये वाला SDG याद कर लीजिएगा, मेंस में बहुत काम आने वाला है। फिलहाल हम लोग 109 की तरफ बढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया? तो वो दिया एस.वी. राघवन समिति ने। एस.वी. राघवन समिति ने सुधार करने का दिया है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया है? एस.वी. राघवन समिति ने। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये तो रीजनिंग मैथ है, लेकिन अब 121 नंबर के प्रश्न से देखेंगे हम लोग। और 121 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नारी अदालत कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है, जो बताइए। नारी अदालत कार्यक्रम, इसे असम जम्मू कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तो इसे असम और जम्मू कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह मिशन शक्ति की संबल उप योजना का हिस्सा है। यह मिशन शक्ति की संबल उप योजना का हिस्सा है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह एक सामुदायिक आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। यह एक सामुदायिक आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में विचार करें तो क्या है? तो वो हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2024 से तक DPIIT द्वारा स्टार्टअप मान्यता के लिए 1.57 लाख प्रमाण पत्र जारी किए गए। 31 दिसंबर 2024 तक DPIIT द्वारा स्टार्टअप मान्यता के लिए 1.57 लाख प्रमाण पत्र जारी किए गए। और ये दूसरा गलत कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत नहीं बना है अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, बल्कि थर्ड सही कह रहा है कि 51% से अधिक स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभर रहे हैं।
भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 96 है। भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक में भारत का रैंक 96 है। 124 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सही उत्तर बताने कह रहा है 124 में। पहला करा कि प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे से पूंजी निर्माण से जुड़े ट्रांसफर घटाकर निकाला जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है? तो राजस्व घाटा से पूंजी निर्माण, राजस्व घाटा होगा और उससे पूंजी निर्माण से जुड़े ट्रांसफर घटाकर निकाला जाता है। 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% अनुमानित है। 0.3% अनुमानित है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके तत्वाधान में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है हेडक्वार्टर्स आर्मी ट्रेनिंग कमांड। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके तत्वाधान में विकसित किया गया है? तो हेडक्वार्टर्स आर्मी ट्रेनिंग कमांडर। खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन किस देश ने किया? तो खान क्वेस्ट किस देश ने किया है? जो बताइए, मंगोलिया ने। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने। अब फिर बताइए कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य है देख लेते हैं। पहला, वन नेशन वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो साथ साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, वन नेशन वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो साथ साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल सही। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज स्थापित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज स्थापित की जाएगी। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वो विकसित किया जा रहा है विशाखापत्तनम। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? विशाखापत्तनम। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन 2026 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या होगा? तो वो मुख्य विषय जो होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का उचित उपयोग। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन 2026 का सम्मेलन का विषय क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का उचित उपयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमस्टेक शिखर सम्मेलन में कितने सूत्री कार्य योजना को प्रस्तावित किया है? तब वो प्रस्तावित किया है 21। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमस्टेक शिखर सम्मेलन में कितने सूत्री कार्य योजना को प्रस्तावित किया है? 21। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़े बांध को कब मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में मंजूरी दिया गया है। 132 फरवरी 2025 में घोषित 4 नए रामसर स्थलों में कौन सा झारखंड में स्थित है? तो उधवा झील जो है रामसर जो है कहाँ है? झारखंड में स्थित है। अच्छा, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये खेचो पलरी वेटलैंड जो है वो कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। और उधवा तो हो गया झारखंड में, और ये थेथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु में। थेथंगल तमिलनाडु में, और ये भी है तमिलनाडु में सरकट्टी कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी के तहत किनको सम्मानित किया गया है? तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए और दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए और दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। नेपाल के किस ग्लेशियर को 12 मई 2025 को मृत घोषित किया गया है? याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया 12 मई को। ब्लू ओरिजिन की महिला अंतरिक्ष उड़ान में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो न्यू शेपर्ड को ब्लू ओरिजिन की महिला अंतरिक्ष उड़ान में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? न्यू शेपर्ड। अरोमा मिशन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो वो है पर्पल रेवोल्यूशन। अरोमा मिशन पर्पल रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बताना है सही विकल्प। तो वक्फ संशोधन विवादित या बिना रजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है कि विवादित या बिना रजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ में
नहीं दी जाएगी। और दूसरा कह रहा है कि दानदाता कम से कम 5 वर्षों से प्रैक्टिसिंग मुसलमान और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। दानदाता कम से कम 5 वर्षों से प्रैक्टिसिंग मुसलमान और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। नए केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी आपराधिक कानूनों को सबसे पहले पूर्ण रूप से लागू करने वाला कौन सा है? चंडीगढ़ को है। नए आपराधिक कानून मैंने आपराधिक कानूनों को सबसे पहले कौन सा यूनियन टेरिटरी लागू किया? तो चंडीगढ़। अब इसमें बताइए कौन सा कथन सही है? देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात के आनंद में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात के आनंद में, और इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया, जो अमूल आंदोलन के अग्रदूत त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर है। इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया है, जो अमूल आंदोलन के अग्रदूत त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक आईसीसी से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश है? वो है हंगरी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश है? हंगरी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी कि एनवीडब्ल्यू से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। एनवीडब्ल्यू माने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आयोजित हुआ, जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने किया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का 7वीं बैठक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने किया। वन्यजीव आवासों पर विकासात्मक कार्यों के लिए की एनबीडब्ल्यू की पूर्व विकसित आवश्यकता होती है। भारत की अगली जनगणना 2027 में होगी, जिसे 2 चरणों मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना में विभाजित किया गया। तो ये कथन सही है कि भारत की अगली जनगणना कब होगा? तो 2027 में, जिसको 2 चरणों में किया जाएगा। 2 चरणों में किया जाएगा, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना में विभाजित किया जाएगा, जिसका कारण है कि जाति आधारित जनगणना को एक अलग तीसरे चरण के रूप में शामिल किया गया है। तो ये बात सही है दोनों। 143 में देख लीजिए, बेनू क्षुद्रग्रह और ओसिरिस रेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए, बताइए कि सही कथन क्या है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि बेनू लगभग हर 6 साल में पृथ्वी के करीब आता है। बेनू क्या करता है? तो हर 6 साल में पृथ्वी के करीब आता है, और पृथ्वी से इसकी निकटतम दूरी लगभग 186,000 मील किलोमीटर है। ओडिसिस रेक्स मिशन, जिसे बेनू से नमूना प्राप्त करके पृथ्वी पर लाना था, वो 24 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक वापस लौटा, और बेनू की उत्पत्ति मंगल बृहस्पति मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी में हुई है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सब कथन, तो इसके बारे में सब कथन देखते हैं क्या है। बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि 2022 से 2027। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। 10 लाख ऋण और 10 वर्ष के अवधि के लिए दिया जाएगा। 145 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहाँ शुरू किया? दरभंगा। तो पिंक बस सेवा कहाँ कहाँ शुरू किया गया है? तो एक पटना में, दूसरा पूर्णिया में, डबल पी मुजफ्फरपुर में, और भागलपुर में पीपीएमबी और डी, पीपीएमबी डी, ठीक है, पीपीएमबी डी, ऐसे याद रखिए, पीपीएमबी डी, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? गया जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया है गया जी में। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, कितना जिला में? 244 जिला में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसके तहत बिहार के 6 जिला पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कटिहार था। कौन कौन 6 जिला था? पटना, पूर्णिया, किशनगंज। फिर से पीपीपीपी, पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कटिहार के एक के का मतलब किशनगंज और एक का मतलब कटिहार। देखिए, पीपी कब, ऐसे याद रखिए, पीपी कब
है ना। पीपी कब याद रख लीजिए, पीपी कब का मतलब मॉक ड्रिल हुआ है बिहार के 6 शहर में। पीपी का मतलब पटना पूर्णिया, के का मतलब किशनगंज कटिहार, ए का मतलब हो गया क्या हो, ए का मतलब अररिया और बी का मतलब बेगूसराय। 148 नंबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? 10 लाख रुपया। वैभव सूर्यवंशी को कितना रुपया दिया जाएगा? 10 लाख रुपया। सोचिए ये 13 साल का लड़का, 14 साल का लड़का है और 10 लाख रुपया नीतीश चाचा से लेने वाला है। अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहां बनकर तैयार हो जाएगा? पूर्णिया में। अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहां बनकर तैयार हो जाएगा? पूर्णिया में। लास्ट क्वेश्चन, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में बताइए सत्कथन। तो पहला गलत है कि 32 वृक्ष वो आपका बिहार विरासत वृक्ष घोषित किया गया, नहीं, 14 पुराने पेड़ को किया गया। कितना? 14। बाकी ये सही है कि पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कच्चा, इमली, शीशम, महुआ जैसे वृक्ष शामिल है। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कचम्पा, इमली, ये सब विरासत वृक्ष अभियान है। लास्ट पॉइंट भी सही कह रहा है कि बिहार जैव विविधता बोर्ड ने इस अभियान के तहत पेड़ों को सूचीबद्ध किया है। किसके तहत? तो बिहार जैव विविधता बोर्ड ने इस अभियान के तहत पेड़ों को सूचीबद्ध किया है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो सेट संख्या 14 भी आपका खत्म हो गया। अब आप लोग से मिलते हैं सेट 15 में, जो कि आखिरी वीडियो होगा 71 बीपीएससी पीटी के लिए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो करवे करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करवे करेंगे और दोस्तों को भी शेयर कर ही देंगे। चलिए, धन्यवाद।